हूँ नहायत अदब एहतराम से मोहतरमा डॉक्टर श्री मज़ारी की खिदमत में वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ कि वो आज के मौजूद की मुनासिबत से लगता है ये एक फोरम है जिधर सनतुल्लाह बाबर साहब और मैं हमेशा हर साल इकट्ठे होते हैं, आज भी वही हो रहा है। अल-कुद्स का दिन बहुत अहम दिन है और इसमें ईरान की हुकूमत जिन्होंने ये दिन को शुरू किया कमेमोरेशन की, मैं समझती हूँ ये बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत एक पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने ये इवेंट की। और मुझे ये भी बहुत फख्र है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, मैं समझती हूँ वो वाहिद सियासी लीडर थे जो ईरान की उधर मिशन में अल-कुद्स डे पे गए थे और उन्होंने वहाँ तकरीर भी की थी। और हमारी जो कमिटमेंट है पैलेस्टाइन कॉज की, उस पर कोई सवाल नहीं उठता, बहुत क्लैरिटी है। बहुत से प्रेशर आए पिछले दिनों में कि जी आप इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं, आप ये कर लें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि जब तक फिलिस्तीन पैलेस्टाइन के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जब तक उनको उनका हक नहीं मिल रहा तो कोई मूवमेंट नहीं हो सकती इजराइल की रिकग्निशन के लिए। और ये वाज़ेह तौर पे हर हुकूमत की पोजीशन रही है पाकिस्तान की, और हमारी भी वही क्या कहते हैं पोजीशन है। अल-कुद्स का दिन जो है क्या? बेसिकली ये वो दिन है जबकि अल-कुद्स पे हमला हुआ था, और वो दिन है आप ओआईसी जो बनी है वो बनी इस वजह से है एक्चुअली, जो हम भूल जाते हैं। अब ओआईसी में आवाज ही नहीं उठता इस दिन का, ना पैलेस्टाइन के लोगों का अफसोस से, लेकिन ओआईसी बनी इस वजह से थी कि अल-कुद्स की लिबरेशन हो, कि पैलेस्टाइन का स्टेट बने, और वो सारी बातें जिस वजह से बनी थी ओआईसी, वो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा, अगर ऐसी कोई चीज है, क्योंकि आपस में उम्मा लड़ ही रही है, दुश्मनों से बाहर कम लड़ रही है, अपने आप में आपस में लड़ रही है, बहरहाल वो मुस्लिम उम्मा अब ओआईसी में आवाज ही नहीं उठा रही अल-कुद्स के बारे में, ना कश्मीर के बारे में। जिस तरह अल-कुद्स को हमने मुसलमानों ने इग्नोर किया, उसी तरह कश्मीर पे भी वही पर्सपेक्टिव है अफसोसनाक। और दोनों केसेस का बहुत सिमिलैरिटी भी है, और क्या कहते हैं हमारा एक प्रिंसिपल पोजीशन रही है इस पे। बल्कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब हम नए हमारा मुल्क बना था, उस वक्त भी 50s की मैं बात कर रही हूँ, हमने हर मुस्लिम कॉज को सपोर्ट किया, मुसलमानों की रिहाई के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब टूनीसिया में और अल्जीरिया में जंग आज़ादियाँ हो रही थी उधर फ्रांस के खिलाफ, पाकिस्तानी पासपोर्ट हमने दिए थे उनकी लीडरशिप को, फरहत अब्बास को अल्जीरिया में, बोर्गिबा जो बाद में टूनीसिया के लीडर बने थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करते थे। फ्रांस में हमारी जो एम्बेसी थी वो उनका उधर से वो कम्युनिकेशन सारी जाती थी हमने। और फिर आप देखेंगे जो इजराइल की अरब इजरायली वॉर में सीरिया से 2 प्लेन जो थे वो हमारे पायलट्स ने पर्सनल कैपेसिटी जाके फ्लाई किए। तो हमारी एक कमिटमेंट रही है मुस्लिम उम्मा के हकूक के बारे में स्टैंड लेना और सबसे आगे बढ़ के लेना। और मैं समझती हूँ ये पोजीशन जो हमारी है एक प्रिंसिपल पोजीशन है, इससे हमने नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस पोजीशन से भटकते हैं तो हमारी पोजीशन कश्मीर पे भी कमजोर होती है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फरहत बाबर साहब, ये सिर्फ इंसानी हकूक का इशू नहीं है इंसानी हकूक का, लेकिन उससे ज्यादा ये सियासी इशू है, पॉलिटिकल राइट्स का है, ये एक ऑक्यूपेशन का इशू है। ऑक्यूपेशन जब, और इसके बैनुल-अक़वामी कवानीन है जो बताते हैं कि जो ऑक्यूपेशन का पावर है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान और इजराइल दोनों हर धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने इन कवानीन की, जिस तरीके से वो जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में। और तो छोड़े, जो हिंदुस्तान में आसिया अंद्राबी वगैरह को तिरा जेल में रखा है दिल्ली में,
ये सरासर ऑक्यूपेशन के कानून जिनीवा फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। आप ऑक्यूपाइड टेरिटरी से की पॉपुलेशन को आप ऑक्यूपेशन वाले मुल्क में जेल में नहीं डाल सकते। तो ये सारी चीजें जो है दुनिया के सामने है, लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त इस पे कोई बातचीत नहीं करना चाह रहा। और बाइडेन की बात आई अमेरिका की, मेरे नुक्ते नजर में बाइडेन की सॉफ्ट अप्रोच होगी, लेकिन कोई खास तब्दीली नहीं आई अमेरिका की पॉलिसी में। बाइडेन ने एक कमजोर सा कंडेमनेशन की है, क्या कहते हैं कंसर्न, एक्चुअली कंडेमनेशन नहीं की, कंसर्न इशू किया है। अप्रैल 27 को ह्यूमन राइट्स वॉच ने वाज़ेह तौर पे लिखा कि इजराइल अपार्थाइड कर रहा है, क्राइम्स ऑफ अपार्थाइड एंड persecution of the Arabs। बाइडेन का आया कि बड़ा अफसोस है, हम कंसर्न है क्या हो रहा है। ये कंसर्न से बातें नहीं चलती। असल में अमेरिका की भी वही पोजीशन, बाइडेन के अंदर वही पोजीशन होगी जो कि ट्रम्प की थी। ट्रम्प ओपनली कहता था, बाइडेन सॉफ्ट अल्फाज में वही बात कर जाता था। फर्क नहीं है, हम इस गलत फहमी में ना रहे कि अमेरिका एकदम से हमदर्द बन गया पैलेस्टीनियंस का। ये नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। इससे मैं एक और बात भी करती हूँ बिफोर आई कम टू पैलेस्टाइन अगेन, कि क्या कहते बाबू साहब ने बात की यमन की। देखिए हमारी जॉइंट रेजोल्यूशन थी पार्लियामेंट की, आई एम वन ऑफ द पीपल जिसने पार्टिसिपेट किया था एतजाज एहसन साहब के साथ और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ ये रेजोल्यूशन देखने में, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन थी। हम कोई यमन की जंग का हिस्सा नहीं है। जो मुस्लिम फोर्सेस की दूसरी कोalition है जिसमें और मुस्लिम ममालिक हैं, वो और वजह वो एंटी टेरर या जो भी वजूहात है, लेकिन यमन की जंग में पाकिस्तान कैटेगोरिकली ना हिस्सा है, ना बना है, ना बनना चाहिए, और यही पोजीशन आज भी हमारी है। इससे ज्यादा आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिक्स, बस बात सीधी सादी यही है। अब क्या हुआ आजकल, क्या जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं जिसपे कोई आवाज नहीं उठा रहा। रमजान शुरू हुआ पैलेस्टाइन में, तो पहली दफा इजराइल की हुकूमत ने लोगों को नमाज पढ़ने से रोक दिया अल-अक्सा मॉस्क के अंदर। उन्होंने अजानें बंद कर दी, जो पहले कभी नहीं हुआ। एक्चुअली फिजिकली जाके इजराइल की फौज ने मिनारेट्स के ऊपर चढ़े और उन्होंने अजान बंद कर दी। वही हुआ, इसी से आवाज नहीं उठी, यहाँ से भी अफसोस से ज्यादा नहीं आवाजें उठी। और इस वक्त मैं कहती हूँ कि मजलिस मुस्लिमीन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि कम से कम आप आवाज इस हद की, इस बात की उठा रहे हैं कि जो जुल्म और तशद्दुद पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है। ये सिर्फ नहीं किया, आगे क्या किया, हर रमजान में मुसलमान जाके वो जो कोर्टयार्ड है अल-कुद्स का मस्जिद का, उधर वो अपना रोजा वो इफ्तार करते हैं। इस दफा वो भी रोक दिया गया। यानी कि हर चीज जिससे मुस्लिम आइडेंटिटी एक होती है, असर्ट होती है, पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी, वो इजराइल की हुकूमत अब रोक रही है और रोकती जा रही है। उन्होंने और तो छोड़े एक इंसानियत का पहलू जो है कि कोविड के वक्त में जब आप सबको वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो पैलेस्टीनियंस को वैक्सीनेशन भी नहीं लगी, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो जिस तरीके से आप देखेंगे जुल्म और तशद्दुद बढ़ता जा रहा है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। एक तरफ मोदी की हुकूमत कश्मीर में कर रही है और अब खबर आई कि उसको कोविड का रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। उसी तरह नेतन्याहू की हुकूमत, इजरायली हुकूमत पैलेस्टीनियंस के साथ जुल्म और तशद्दुद कर रही है और दोनों एक दूसरे से टैक्टिक्स सीखते हैं। जो हिंदुस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहा है, उन्होंने इजराइल से सीखा है, जो इजराइल पैलेस्टाइन का डेकेड से करता आ रहा है। तो ये दोनों एक ये अलायंस है और ये अलायंस रहेगा और ये जुल्म और तशद्दुद मुसलमानों पे करेंगे जिधर भी मुसलमान की स्ट्रेंथ होगी। और अब इजरायली पुलिस ने एक और क्या कहा, एक जो एक्सट्रीमिस्ट यहूदी ग्रुप है जिसको यहूदी खुद एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं,
وہ لہوا آرگنائزیشن کے نام سے، ان کو اسرائیل کی حکومت نے اجازت دی کہ وہ یروشلم کے پرانے شہر میں جائیں اور نعرے کیا لگا رہے تھے؟ ڈیتھ ٹو عربز، عربز گیٹ آؤٹ. اور یہ اسرائیل کی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی تھی. یہ بالکل رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ گروپ جسے کہلاتے ہیں. اور جب عربز نے پیلسٹینینز نے پروٹیسٹ کیا تو اسرائیلی فوج نے ان پہ حملہ کر دیا اور اس میں کئی شہید ہوئے، بہت سارے انجرڈ بھی ہوئے. تو یہ اب حال یہ ہو گیا ہے پیلسٹائن میں کہ آپ اپنی جو ریلیجس فرائض ہیں وہ بھی نہیں آپ ادا کر سکتے. بڑی مشکل سے اگر آپ کریں گے. یہ تو عام طور پہ آپ اکٹھے ہوں گے نماز کے لیے، روزہ افطار کے لیے، تو آپ کو پکڑا جائے گا. خاص طور پہ اگر جو جوان ہیں، یوتھ جو ہے پیلسٹینین، ان کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور مسلمان چپ ہیں، ہر جگہ چپ ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. اور جو ایک آرٹیفیشل یونٹی تھی اسلامک امت کی، وہ بھی ختم ہوگی. کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے، ہر مسلمان ممالک اسرائیل کو ریکگنائز کر رہا ہے ایک ایک کر کے. اور ان کے بزنس انٹرسٹ، ان کے سارے جو ہیں وہ پریسیڈنٹس لے رہے ہیں. اور مجھے جو سب سے زیادہ وہ ڈینجر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عنقریب ایک دو ملک مسلمان رہ جائیں گے جو کھڑے رہیں گے اور آواز اٹھائیں گے. باقی اب کوئی پیلسٹائن کے لیے نہ کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ آواز اٹھا رہے ہیں. اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مسلمانوں سے بہتر تو یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور کئی ویسٹرن ممالک ہیں جو کم سے کم آواز تو اٹھاتے ہیں ظلم اور تشدد کے خلاف جو پیلسٹائن میں ہو رہے ہیں. آواز تو اٹھتی ہے، مسلمانوں کی تو آواز ہی ختم ہوگی. سب سے شرمناک بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی حکومت، جو بھی حکومت ہو، آواز اٹھاتی رہتی ہے اور اٹھانی چاہیے اور اٹھاتی رہے گی، لیکن یہ کافی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اس پہ قوم کو اور زیادہ زور سے بولنا چاہیے. پارلیمان کی میں سمجھتی ہوں کشمیر کمیٹی ایک ہماری علیحدہ کمٹمنٹ ہے، لیکن کوئی چیز روک نہیں رہی کہ آپ پیلسٹائن کی کمیٹی بھی بنائیں. کیونکہ جو آپ نے پیلسٹائن میں سیاسی کام کرنا ہے وہ فرق ہے کشمیر کے اوپر سے. کشمیر کا کاز ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ہے کشمیر ریزولوشن وہ فرق ہے. پیلسٹائن پہ ہم انفلوئنس اور پریشر دوسری طرح یوز کرتے ہیں. تو پیلسٹائن کمیٹی بنانے میں میں سمجھتی ہوں کوئی ہیلپ نہیں، بلکہ میں اسپیکر آف دا اسمبلی کو کہوں گی کہ ایک آپ پیلسٹائن کی کمیٹی بنائیں جیسے کشمیر کمیٹی ہے، اور آپ اس میں آواز اٹھائیں پیلسٹائن کی اور اس کو لنک کریں پیلسٹینین گروپس کے ساتھ. اور وہ مسلم ممالک جیسے ایران ہے اور وہ مسلم ممالک میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو ہیومن رائٹس کے گروپس ہیں، ان کے ساتھ لنک کریں تاکہ ایک کامن پالیسی آپ کی بنے، تاکہ کسی طرح ہم یہ ظلم اور تشدد جو اسرائیل کر رہا ہے پیلسٹائن میں اس کو ختم کرایا جائے. اب جو حالات ہیں کہ نہ صرف سارے مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ دوستی لگا رہے ہیں، اکنامک انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، لیکن یروشلم کو بھی وہ اسرائیل کا بین وہ کیپٹل تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے، پیلسٹینیئنز کے ساتھ زیادتی کیا ہے کہ آپ یروشلم جس کے لیے OIC بنی تھی، یروشلم جس کو ہم نے لبریٹ کرنا تھا، اب آپ کے مسلمان ممالک تسلیم کر رہے ہیں کہ یروشلم اب اسرائیل کا کیپٹل ہے. تو یہ جب تک آواز نہیں اٹھے گی زور سے، جب تک پیلسٹینینز کو ہر قسم کا سپورٹ نہیں ملے گا ان کی جدوجہد میں اسرائیل کے خلاف، یہ ایشو وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ تھک کے کہیں گے جی اب ہو گیا، سٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور جس دن آپ نے سٹیٹس کو ایکسیپٹ کیا تو آپ سمجھیں کہ یہ یہودی کی اور ادھر کشمیر میں ہندوستان کی جیت ہوگی اور مسلمان پھر ایک دفعہ ہار کے بیٹھ جائیں گے ڈسپائٹ
इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, फिर भी आप अपने दुश्मन को हरा ना सके, ना सियासी ग्राउंड पे ना मिलिट्री ग्राउंड में। कितनी जंगें लड़ी हैं अरब्स ने इजराइल के साथ, कभी जीते हैं? यही सारा मसला है। ना हम सियासी तौर पे उनको उनका चैलेंज सही तरीके से ले सकते हैं, ना हम मिलिटरीली उनसे लड़ सकते हैं। और मेजर वजह ये है कि हमारे आपस में इत्तेहाद नहीं है मुसलमानों में। जिस दिन मुसलमान में इत्तेहाद होगा उस वक्त सही मानों में एक मुस्लिम उम्मा की हम बात कर सकते हैं। अभी हम जब मुस्लिम उम्मा कहते हैं तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा के आप पीछे अपने देखें तो कोई नहीं खड़ा हो। तो इत्तेहाद जब तक मुसलमानों का आपस में नहीं होगा, जब तक मैं समझती हूँ कि ना हम मुस्लिम उम्मा की ताकत दिखा सकेंगे, ना हम मुस्लिम उम्मा की सही मानों में बात करेंगे जो कि बाकी दुनिया तस्लीम करे कि वाकई एक ताकत है जो कि मुस्लिम उम्मा है। अभी तक तो कोई ताकत नहीं है मुस्लिम उम्मा, और इसी वास्ते दुनिया आपके साथ जुल्म और तशद्दुद करता है। वो इजराइल को सपोर्ट करता है, वो पैलेस्टाइन के कॉज को इग्नोर कर रहा है, वो कश्मीर में जो हिंदुस्तान सरेआम तशद्दुद कर रहा है उस पर कोई वो आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उनको पता है मुसलमानों की क्या हैसियत है। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान पावरलेस है इस वक्त। इतना इकोनॉमिक पावर के बावजूद फौजें आपने रखी हुई हैं, पैसा आपका है, पेट्रोल डॉलर भरे हुए हैं, लेकिन किधर है आपकी ताकत, असल ताकत? कहीं नजर नहीं आती। ये मुसलमान का सबसे बड़ा मसला है, और सबसे ज्यादा हमारी कमजोरी नजर आती है जब हम पैलेस्टाइन या कश्मीर की बात करते हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ अभी भी कि हमें ये जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मुसलमान उम्मा को इकट्ठा करना पड़ेगा। जो इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में, वो एक और जंग है जो हमने लड़नी है। जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ वेस्टर्न ममालिक में, वो भी एक जंग है, लेकिन एक तरीके से लड़नी है हमने ये नहीं कि अपने लोगों की मारपीट करते रहे। जुल्म वो कर रहे हैं मुसलमानों पे, हम इधर अपने लोगों को मार रहे हैं, अपनी मुल्क की चीजें तबाह कर रहे हैं। तो हमारे मुसलमानों के लिए बहुत से मसले मसाइल हैं, और सबसे पहले मैं फिर अपील यही करूंगी कि खुदारा कभी तो मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए और अपनी ताकत दिखाए एज वन, ताकि सचमुच कोई माने आए मुस्लिम उम्मा के कॉन्सेप्ट में। सिर्फ ये अल्फाज ना रहे बल्कि एक ताकत नजर आए। जब हम मुस्लिम उम्मा कहें तो हम देखें पीछे पूरी ताकत मुसलमानों की इकट्ठी खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।